अच्छा कसूरी साहब, ये जो मैंने मेरा सेकंड जो हिस्सा था, हमने एक बयान दिया, एक हमारा बयान छपा, उसकी फिर तरदीद आ गई। डू यू थिंक ये जो उसका बयान है उसका बीबी का कि जी अब पाकिस्तान, और ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान होगा, ये जाहिर है पहले देखे ना, शाम देख लिया हमने, उसके अलावा देख लिया, हर जगह वो चढ़ते आ रहे हैं, तो हम भी कहाँ उनको पसंद हैं। व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर अस टू ईरान टू सर्वाइव। पहली बात तो यह है कि मेरा नहीं ख्याल है कि नेतन्याहू ने कहा होता तो मैं भी पढ़ लेता। किसी जगह छपना चाहिए ना, किसी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे। ऐसे ही सोशल गपशप हो या आजकल बड़ी चीज़ें छप जाती हैं। एक बात मैं बता दूं, क्योंकि मैं वाहिद हाई लेवल पे पाकिस्तान का कोई भी बंदा है जो इजराइलीज़ को मिला है, और वो था जब तुर्की के सदर अर्दोआन उस वक्त वज़ीर आज़म थे। उन्होंने उस वक्त ताल्लुकात उनके इजराइल से बहुत अच्छे थे। हमारी ज़रूरत पड़ गई, अब मैं अगर टाइम होगा तो बता दूंगा कि हमें डर था कि हमें जो बुश न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं दे रहे हैं, ये कह के कि क्यू खान का अफेयर हुआ है तो कांग्रेस नहीं मानेगी, तो हमने बताया गया कि भाई अगर आपने इनको न्यूट्रलाइज करना है तो अमेरिकन जूइश लॉबी को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा अगर आपने इनसे सिविल न्यूक्लियर एनर्जी अमेरिका से लेनी है। चुनाचे फैसला हुआ हाईएस्ट लेवल पे, मिलिट्री इंटेलिजेंस एवरी लेवल। मुझे कहा गया कि आप जाएं। 3-4 बंदे सिर्फ थे इन द लूप मुझे कहा गया आप जाएं, और मैं उस वक्त गया था और मेरी मीटिंग हुई थी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ इजराइल के, और मीटिंग हुई थी इस्तांबुल में। तो वहाँ जो इसराइली अखबारों ने लिखा था, मुझे अभी तक याद है खबरें, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक सुपर पावर टू मीट इजरायली प्राइम मिनिस्टर। उनको पाकिस्तान से थोड़े से खाइफ हैं, इसलिए बहुत उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशंस हों। हमें एक मौका मिल गया क्योंकि उस वक्त के जो इजराइल के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने यहाँ से गज़ा से विड्रॉ किया था। उस पर अरब भी खुश थे, इस्लामी दुनिया भी खुश थी, और लोग वाह वाह कर रहे थे, अच्छा हो गया निकल गया। तो हमें कहा गया ये अच्छा मौका है तुर्की की तरफ से कि अगर आपने मिलना है आप मिल लें आप, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है कि गज़ा से निकले हैं। अब तो दोबारा ये दाखिल हो गए, उसे गज़ा से निकले थे। तो जो रीज़न वो हमसे कीन है मिलने के लिए बड़ी सिंपल है। हम ये कहते हैं हम पीसफुल मुल्क है, हमने कोई हमारी, और इसीलिए हम हमारी डिप्लोमेसी एज अगेंस्ट इंडिया कामयाब हुई है। अगर आप पूछेंगे तो मैं बता भी दूंगा। हम कह देते नहीं हम तो पीसफुल मुल्क है, साउथ एशिया को भी न्यूक्लियर फ्री जोन होना चाहिए। जब इंडिया ने बना ली तो हमने बना लिए। तो हमारा पॉइंट था कि हमारे जो वेपन है न्यूक्लियर वेपन्स वो इंडिया स्पेसिफिक है, वो दुनिया के किसी मुल्क को कोई ख़तरा नहीं। लेकिन उनको इस बात का इल्म था कि अगर इंडिया स्पेसिफिक हो भी तो जो अंडमान आइलैंड्स हैं जहाँ हमारी रेंज है मिसाइल्स की, वो इजराइल उससे ज़्यादा करीब है। तो उनको पता था कि हम उनकी रेंज में हैं। तो जब वो हमारी रेंज में हों तो कोई इतनी आसानी से नहीं है कि वो आके ना वो उनकी फ़ौजें आ सकती हैं। फिर अभी उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ देखा कि हमारी एयरफोर्स कितनी सोफिस्टिकेटेड है। वैसे भी उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि 1973 में जब अनवारुस सादात, साबिक सदर अनवारुस सादात ने हमला किया था और शाम उनका हलीफ था, तो और इसराइल को अच्छी खासी मार पड़ रही थी, लेकिन उस वक्त अमेरिका आके बीच में पड़ गया, उस वेपन इतने दिए कि वो फिर कैंप डेविड अकॉर्ड हो गया। उस ज़माने में हाफिज़ अल असद ने भुट्टो साहब को कहा था कि आप मेरी मदद करें, तो पीएफ के पायलट्स उनको दिए गए थे, और वो पीएफ के पायलट्स ने इजरायली जेट्स को शाम में गिराया था डॉग फाइट्स में। तो इजराइल को यह पता है कि अगर ख़तरा है उन्हें पाकिस्तान से, तो कोई वो पागल नहीं नज़र आ रहे मुझे कि आउट ऑफ द वे। इंडिया की ख्वाहिश है और इजराइल की भी ख्वाहिश है, ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तमाम कर दिया जाए। लेकिन ये उस वक्त तक थी जब तक बम बना नहीं था, क्योंकि मैंने तो खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि मुझे बताया गया कि आप वार्न कर दें। उस वक्त मैं फ्रांस में था, मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, मैं पार्लियामेंट का मेंबर था। मुझे 5 मुल्कों में 1 मेंबर डेलीगेशन भेजा गया था। अभी तो 8-8, 10-10 जा रहे हैं। मुझे जर्मनी, फ्रांस, रूस, बरतानिया और यूरोपियन यूनियन, जब मैं पेरिस में था
तो मुझे मैसेज आया इस्लामाबाद से कि आपको आज मिलने आ रहा है पेरिस में सेक्रेटरी जनरल फॉरेन अफेयर्स, वहाँ हाईएस्ट ऑफिशियल था, तो आप उसे बता दें कि हमें पता है कि इजराइल और हिंदुस्तान मिल के हमला करने वाले हैं इधर हमारा जो कहूटा हुआ प्रोग्राम है, तो उन्हें बता दें कि हमारे हवाई जहाज़ ज़मीन पे नहीं आएंगे, या कोई ना कोई जहाज़ हवा में उड़ता रहेगा, जो फ्यूलिंग की ज़रूरत हो एक आएगा दूसरा उड़ जाएगा। मकसद ये है कि अगर आपने हम यहाँ हमला किया तो हम हमला कर देंगे बॉम्बे में के करीब जो ट्रम्प बे का न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो कोई नई बात नहीं है। इजराइल की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान ना बनाए, इनफैक्ट सारी वेस्टर्न वर्ल्ड की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान बम ना बनाए, और आप बचे आज इसलिए हैं कि आप उन तमाम, ये मैं कहता हूँ हम एक दूसरे को लीडरों को गालियाँ ही देते रहते हैं, तमाम लीडर्स सिविल मिलिट्री जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे उन्होंने कई चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। न्यूक्लियर प्रोग्राम है, कश्मीर पॉलिसी और चाइना पॉलिसी है। तो आई वुड लाइक टू पे क्रेडिट टू ऑल। हमारे यहाँ कॉमन हो गया है फलाना भी गलत है, फलाना भी है, फलाना भी चोर है, फलाना भी बेईमान है। पॉइंट ये है कुछ इश्यूज़ पे अगर ये आपका ना बम बनता, ना आपका मिसाइल प्रोग्राम होता, ना आपकी चाइना से दोस्ती होती, अगर आप में कंसिस्टेंसी आप इकोनॉमिक माफी चाहता हूँ कसूरी साहब, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक ही लम्हे में कितनी खबरें हमें दे दी, मगर एक चीज़ जिसकी बहुत आपने पॉइंट आउट की, टू यू हैव, आप इतना आप वसीउल मुतालिया आदमी हैं और नज़र रखते हैं, आपको कोई अंदाज़ा है कि कितने मिज़ल्स हैं? क्योंकि बीबी कहता है जी 20,000 हैं, नेतन्याहू कह रहा है। Do you think that is a realistic estimate, and how optimistic we should be that Iran can drag it to the point जहाँ से वो भाग गए? किसके पास है? किसके पास 20,000 है? वो ईरान के बारे में कह रहे हैं। तो वो तो ये अगर बीबी ये कह रहे तो पागल है, वो तो डिमोरलाइज कर देगा इजराइलीज को। वो तो 2,000 कह रहे हैं, अगर 20 कह रहे हैं तो अपनी पब्लिक को डिमोरलाइज कर देगा। इसलिए मेरा अपनी 20,000 तो शायद नहीं होंगे, लेकिन अगर 2-3 हज़ार भी हों और कुछ बच गए हों, क्योंकि इन्होंने बैटरीज पे हमले किए हैं, तो वो इजराइल के लिए काफ़ी हैं अगर इन अपने मिसाइल इन्होंने बचा के रखे हैं। मुझे अफसोस ये हो रहा है, हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क हमारा हमसाया है कि जिस आसानी से उनकी पेनिट्रेशन हो गई है, उनके जर्नलों को मार दिया गया है, इंटेलिजेंस के बंदे मारे जा रहे हैं, इतनी भारी पेनिट्रेशन, और इसके बुनियाद पर उनका ख्याल था वो रेजीम चेंज कराएंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इस स्पाइंग के ज़रिए रेजीम चेंज नहीं होती। सब स्पाइंग के ज़रिए आप बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, स्ट्रेटेजिक एसेट्स को। रेजीम चेंज करने के लिए तो बंदे होने चाहिए ग्राउंड पे, जो मैंने आपको पहले कहा है कि अमेरिका अपने बंदे नहीं भेजेगा। जी मियां साहब, आप कुछ बात करना चाहते हैं? कसूरी साहब, अभी देखने में आया है कि तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान ने भी मोहम्मद बिन सलमान से बात की, और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो कह रहे हैं कि आलमी जो इस्लाम है वो ईरान के साथ खड़ा है। आप क्या समझते हैं सर कि अगर ये जंग तूल पकड़ती है और वहाँ समंदर में भी तेल की नाकाबंदी हो जाती है, वहाँ पर तेल की सप्लाई जो है वो बंद कर दी जाती है, तो क्या पूरी दुनिया जो, बल्कि आधी दुनिया जो है वो माशी बहरान से दो चार नहीं हो जाएगी? तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। और एक ये भी फरमाइएगा, मैंने पहले भी ये सवाल किया था कि अगर ये जंग बढ़ जाती है और अमेरिका इस जंग में कूद जाता है तो फिर ईरान की मदद को कौन आएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जैसे हिंदुस्तान तो आइसोलेटेड इतना नहीं था ना, लेकिन हिंदुस्तान ने कोई गलतियाँ की। आज का मौजू नहीं है, आपने पूछा नहीं है तो मैं बात भी नहीं करूँगा। हिंदुस्तान आइसोलेट हो गया, हालांकि उसकी बड़ी दोस्तियाँ हैं। बदनसीबी ईरान की है कि उसकी दोस्ती किसी से नहीं है, उसका कोई हलीफ है नहीं। जो थे हिजबुल्ला, हूती, शाम वाले, उनको ज़्यादातर फारिग कर दिया गया है। और अगर इंडिया का ये असर हुआ था गलत इक़दाम करके, और उसके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था सिवाय इजराइल के, तो बेचारे ईरान को बड़ा नुकसान है डिप्लोमेटिकली। ये डिप्लोमेटिकली तो लोग सपोर्ट करेंगे ईरान को, लेकिन हमें थोड़ी खुशकिस्मती थी, हमारा चीन के साथ बॉर्डर है, चीन के हमारे इंटरेस्ट कॉमन है। हमको 6 साल से तैयारी कर रहे थे इस चीज़ की, हमारे पायलट ट्रेन हो रहे थे। ये चीज़ें जब तक ना हों, और हमारे तुर्की से ब्रदराना ताल्लुकात है, अज़रबैजान से हैं, इस्लामी दुनिया से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जो वो अगर नहीं भी मदद कर सकते तो डिप्लोमेटिकली हमारी मदद करते रहते हैं।
ईरान की केस में नेबर्स से उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। और जो आप कह रहे हैं ना मदद कौन करेगा, मदद यह है कि ईरानी अवाम जो है वो करेंगे खुद, और ईरान की जो सपोर्टर सारी दुनिया में हैं वो फिर वो ये उस तरफ जंग जाएगी जो नहीं जानी चाहिए।